कि हमारी सरकार के जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके 8 वर्ष पूरे होने पर इस ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं देख रहा था कि ग्लोबल समिट की थीम क्या है। तो ग्लोबल समिट की थीम है विश्व गुरु, कितने दूर और कितने पास। मैं असमंजस की स्थिति में था कि इस पर मैं क्या बोलूं। देश कितनी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, यहीं तक अपनी बातों को सीमित रखूं, या भारत को विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या भारत के अंदर था कि भारत विश्व गुरु बना, इन सब सारी विषयों पर मैं चर्चा करूं। सारे विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की यही स्पीच होगी। इसलिए लंबी अपनी स्पीच को नहीं करूंगा। आर्थिक प्रगति के बारे में तो ज्यादा मैं यहां चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारत जब विश्व गुरु था तो भारत धनवान भी था, भारत बलवान भी था, भारत ज्ञानवान भी था, भारत चरित्रवान भी था। और भारत केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं था, बल्कि भारत एक आध्यात्मिक भारत के रूप में भी सारे विश्व में जाना जाता था। यदि मैं अध्यात्म की यहां चर्चा कर रहा हूं तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म है। मैं तो यह मानता हूं कि मन का एलिवेशन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। कल्पना करिए कि हमारे इस देश में कैसी कैसी आध्यात्मिक हस्तियां थीं जिन्होंने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से ही गया है सारे विश्व को। यानी हमारे देश के लोगों का मन कितना बड़ा था, मन कितना एलिवेटेड था। और मैं तो यह भी मानता हूं, मन जितना ही बड़ा करते चले जाइए, उसी के अनुपात में सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता है। मैं मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का टीचर रहा हूं, इसलिए मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में भी लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, एक वृत्त है, तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी उसकी परिधि जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, यानी अपना मन जैसे जैसे बड़ा करते चले जाएंगे, उसी के अनुपात में आपके आनंद, सुख, आनंद और परमानंद की अनुभूति स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली जाएगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में उसे कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। खैर, परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड होता नहीं है, यह बात हम लोगों को समझना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से इस कार्यक्रम की को जो इनिशिएट कर रही थी, मैं नाम से थोड़ा परिचित नहीं हूं, उन्होंने कहा कि विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी की है तो भारत की है। यह सच्चाई है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि आज भारत दुनिया के उन देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है जो विकसित देश बनने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए ब्रेकआउट नेशंस में जिनकी गणना की जा रही है, ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। आप ये कहेंगे कि ब्रेकआउट नेशन यह है क्या? ब्रेकआउट नेशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक डेवलप्ड कंट्री बनने का पोटेंशियल है, और जो देश डेवलप्ड कंट्री बनने की दृष्टि से पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने पिछले 8 वर्षों के अंदर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ब्रेकआउट नेशन से निकलकर एक स्टैंड आउट नेशन के रूप में अपनी पहचान बनाया है।
अब आपको यह लग रहा होगा कि स्टैंड आउट नेशन क्या होता है। जो कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि डेवलप कंट्री बनने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, उनमें जिनके द्वारा बहुत तेजी के साथ आउटस्टैंडिंग इफर्ट्स किए जाते हैं, उन्हें हम स्टैंड आउट नेशंस की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। तो भारत इस दृष्टि से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने पिछले 8 वर्षों में यह भी महसूस किया होगा कि भारत ने हर फ्रंट पर जहां आवश्यक हुआ है मेजर चेंजेज लाने में, यानी बड़े परिवर्तन करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है, कहीं पर भी हिचक नहीं दिखाई है। बड़े से बड़ा फैसला लेना पड़ा, जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन फैसलों को लेने में कभी देर नहीं की है। और यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि आजादी मिलने के बाद कई दशकों तक भारत की अपेक्षाएं जिस हद तक पूरी हो जानी चाहिए थी, उस हद तक वह पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए साहसिक फैसले समय से लेने की आवश्यकता थी। इसलिए 2014 यानी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उनका फोकस, पूरा फोकस इस बात पर था कि भारत को 20वीं शताब्दी के माइंडसेट से बाहर निकालकर उसे 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। उनकी यह पूरी कोशिश थी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के सामने 2 मंत्र रखे थे। पहला मंत्र मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसके बाद जो दूसरा मंत्र उन्होंने दिया था, वो कहा था सबका प्रयास और सबका विश्वास। यह मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक इंक्लूसिव और वेलफेयर ओरिएंटेड ग्रोथ की दिशा में बढ़ने के लिए हम लोगों को यह दिया गया एक संदेश था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने सरकार से कही, वह थी कि हमें रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है और हमें साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म भी करना है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने 8 वर्षों में कई प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल जो भी रिफॉर्म्स आवश्यक थे, वह सारे रिफॉर्म्स करने में भी रंच मात्र हिचक नहीं दिखाई है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपना फोकस इन्हीं रिफॉर्म पर केंद्रित करूंगा, क्योंकि इन रिफॉर्म्स ने नए भारत की दिशा तय की है, नए भारत की दशा तय की है। और यह सुधार हर सेक्टर में किए गए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कुछ ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि ये रिफॉर्म किया गया है। कोशिश हम लोगों की रही है कि हर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, टैक्सेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इस प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर जगह बिग एंड बोल्ड रिफॉर्म्स किए गए। यह कोई नहीं कह सकता केवल दिखावे के लिए अथवा नॉमिनल जो स्टेप्स गवर्नमेंट के लिए रिफॉर्म्स के लिए उठाए जाने चाहिए, बस वैसे ही उठाए गए। और यदि मैं बहुत विस्तार में जाकर इन सारे रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए समय की मर्यादा का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात कुछ मुद्दों पर आप सबके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। मित्रों, प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही अपनी सरकार देश के गरीबों को समर्पित की। और मुझे याद है कि शपथ लेने के बाद जब मंच से हम लोग उतरे तो मैं भी साथ जा रहा था। मीडिया के मित्र खड़े थे, उन्होंने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, शपथ का काम पूरा हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का पहला सेंटेंस यह था, कुछ नहीं, हमारी यह सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। क्योंकि वह मानते रहे कि जब तक देश की गरीब जनता का सशक्तिकरण नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा, तब तक एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत की हमारी यह संकल्पना भी अधूरी रह जाएगी। किसी भी सूरत में हमारा यह स्वप्न पूरा नहीं होगा। इसलिए शुरुआत ही उन्होंने गांव, गरीब और किसान से की कि इनका विकास होना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2014 में देश में करीब
18,000 ऐसे गांव थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी की इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद 18,000 ऐसे गांव थे जहां की एक बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। हर गांव को सड़क से जोड़ने का, मैं बहुत ही ब्रीफली यह बातें आपके सामने रख रहा हूं, इस काम को भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरा किया। हर गांव को सड़क से जोड़ने का यह संकल्प बहुत पहले लिया गया था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तेजी से इस दृष्टि से प्रयास प्रारंभ किया था। इस काम को भी हमने पूरा किया। यह भी संकल्प लिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि मैं 2022 तक यह कोशिश करूंगा ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारे भारत में एक भी व्यक्ति कच्चे मकान में अथवा झोपड़ी में रहने के लिए वो मजबूर न हो। हमने इस संकल्प को भी पूरा किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में गए होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें घड़े पर घड़ा पानी से भरकर सुबह और शाम अपने घरों में लाती हैं और अपने परिवार की जल की आवश्यकताओं को वह उससे पूरा करती हैं। स्नान भी करना होता है तो संभाल कर किया जाता है कि पूरे घड़े से स्नान न किया जाए, बल्कि 1/3 घड़े से ही स्नान करने की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाए। शायद अब किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और संकल्प लिया कि फला समय तक कोशिश हमारी होगी कि 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं पहुंचना चाहिए जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से उसे जल न मिलने लगे। ऐसा एक भी घर शेष बचना चाहिए। और इस संकल्प को भी अभी पूरा नहीं हुआ है 100%, लेकिन काफी हद तक मोर देन 60% इसमें हम लोगों ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना मुझे याद है, क्योंकि मैं कैबिनेट में उनका एक सहयोगी हूं। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात चल रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री जी बैठे थे, एक बैठक हो रही थी और उस समय साथ केवल मैं था। तो मैंने इसके पूछा यह कैसी संकल्पना है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवार शेष न बचे जिस परिवार का बैंकों में खाता न हो। सबका हम बैंकों में खाता खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा संभव है? कहने नहीं, इसको तो हमको 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करना है। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी इस बात की, 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया और लगभग 45 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खुल गए। कोई यह कह सकता है कि बैंकों में खाते खुलने से लाभ क्या हुआ है, क्या इससे मिलने वाला है, लेकिन आपने भी अब महसूस किया होगा, पहले गवर्नमेंट के द्वारा कोई सब्सिडी, कोई सहायता यदि किसी को देनी होती थी तो बैंक के अकाउंट से, बैंक के खाते से वह निकलती थी तो कहां जाती थी, किसके जेब में जाती थी, कितना उस लाभार्थी को मिलना चाहिए, मिल पाता था, इसके बारे में मुझे ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी। मैं राजीव गांधी जी की मंशा पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी चिंता की। क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा गरीबों को भेजते हैं, लेकिन 100 पैसे में से बामुश्किल 14 पैसा उन तक पहुंच पाता है। यह चिंता व्यक्त की थी। चिंता राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी, लेकिन उस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आज 100 पैसा बैंक के खाते से निकलता है तो 100 का 100 पैसा समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के वह जेब में पहुंच जाता है। यानी करप्शन रूट आउट यदि हम करना चाहते हैं, करप्शन हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो केवल भाषण के द्वारा नहीं हो सकता। उसमें सिस्टम में हमको बदलाव लाना पड़ेगा और सिस्टम में बदलाव लाने का यह काम हमारी गवर्नमेंट ने बखूबी किया है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि 100% करप्शन के फ्रंट पर हमको कामयाबी मिल गई, लेकिन काफी हद तक कामयाबी हमको मिली है और अधिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको, वह और जो भी रिफॉर्म्स आवश्यक हैं वह रिफॉर्म हम लोग करेंगे, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था भारत में
क्या ऐसी भी स्थिति भारत में पैदा होगी? ऐसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो इस बात की पक्की गारंटी ले लेगा कि तुम झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं है, 100-200 का तुम्हारे ऊपर कर्ज होगा, लेकिन तुम बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, तो बीमारी के कारण हम तुमको मरने नहीं देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि आज बीमार हो जाता है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाता है एक साल में। जरूरत हुई दूसरे साल भी 5 लाख रुपए खर्च करने की, तो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के माध्यम से उसे 5 लाख रुपए का दूसरे वर्ष भी मुफ्त इलाज मिलता है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था पहले, कोविड के समय में भी। अब सरकार की संवेदनशीलता की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। कोविड का संकट एक बड़ा संकट था, बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस समय भी साहस के साथ हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लोग मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों से लोग छोड़कर निकल रहे थे, अपने अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे। आजीविका का कोई साधन शेष नहीं बचा था। सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई सब बंद हो गए थे, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए फैसला किया, जितने भी लोग हैं काम छोड़कर जो घरों में पहुंचे हैं, जिनके पास खाने की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करेंगे। और आपको यह सुखद आश्चर्य हुआ होगा कि 80 करोड़ परिवारों को उस समय जो हम लोगों ने मुफ्त राशन देना प्रारंभ किया, वो मुफ्त राशन देने का सिलसिला आज भी यह चल रहा है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि साहब ये मुफ्त वाली व्यवस्था ये उचित नहीं है। मैं मानता हूं एक सीमा तक, लेकिन भारत के चरित्र को हमको समझना पड़ेगा, भारत में पॉपुलेशन के कंसर्वेशन को हमको समझना पड़ेगा, संरचना को समझना पड़ेगा। एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी। इस सच्चाई को भी हम नहीं भूल सकते। हां, लेकिन उनको वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए सशक्त भी बनाने की भी हमको कोशिश करनी पड़ेगी। किसानों के लिए भी, किसानों की मांग हुआ करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए। मैं बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत हद तक हमारी सरकार ने बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के अंदर 1.5 गुने से अधिक हम लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये बढ़ाई है। अब केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई भी नहीं है, आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी खरीद होती रही है उससे बहुत अधिक खरीद हमारी गवर्नमेंट ने की है। यानी गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोविड महामारी के दौरान ही एक बड़ा काम हुआ था, शायद आप लोगों का ध्यान उस ओर गया है कि नहीं हुआ, नहीं गया है। डिजिटल रिवॉल्यूशन, यह परवान चढ़ गया था। कभी कैश लेन देन के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहने वाला हमारा यह भारत आज सिर्फ 1 महीने में 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 10 ट्रिलियन रुपए की लेन देन कर रहा है। यह है डिजिटल रिवॉल्यूशन। और एक नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर बीसीजी, फोन पे, उसको जानते होंगे, के मुताबिक 2026 में भारत में 65% लेन देन डिजिटल होंगे और इनका मूल्य करीब $10 ट्रिलियन होगा। यह उस सरकारी रिपोर्ट का, गैर सरकारी रिपोर्ट का यह दावा है, उस एजेंसी का दावा है। और साथियों, हमारी सरकार ने जनधन खातों, मोबाइल, आधार को जोड़कर एक जैम स्ट्रेटजी पर काम किया है, जिसका नतीजा हुआ है कि गरीबों को सीधे उनके बैंक के खाते में सब्सिडी और अन्य सहायता धनराशि स्वाभाविक रूप से पहुंच रही है। और मैं कह सकता हूं इसके कारण ईज ऑफ लिविंग का भी लोगों को अनुभव हुआ है। और हमारी सरकार ने जहां आम इंसान की ईज ऑफ लिविंग की चिंता की है, वहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले भी
हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और 2014 में जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से 143 इस स्थान पर खड़े थे, आज हम 63वें स्थान पर खड़े हैं, यानी 63। यह इंप्रूवमेंट हुआ है।